हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीटेट का एम में जो सीटेट में पूछा जाता है एनसीएफ, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में। जितना भी टीचिंग एग्ज़ाम है होने वाला है, जितना भी टीचिंग है, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे DSSS भी हो, सारे एग्ज़ाम में एनसीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे क्वेश्चन आए एनसीएफ से। ठीक है, अभी इस बार भी सीटेट होने वाला है, दिसंबर के लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग होने वाला, अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है। उसी के लिए हम लोग क्या है, ये सीटेट के लिए हम अपना एनसीएफ स्टार्ट कर रहे हैं। और एनसीएफ के साथ साथ आप लोग को आरटीई 2009, एनईपी 2020, फिर इसके साथ धीरे धीरे हिंदी पैडागोजी और पर्यावरण मनोविज्ञान, ऐसे सारे पैडागोजी पहले हम धीरे धीरे पढ़ेंगे एक तरफ से। फिर जैसे हमारा पैडागोजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम एनसीएफ पढ़ेंगे, एनसीएफ के बाद आरटीई, फिर इसके बाद एनईपी, फिर इसके बाद आप जो शिक्षण कहेंगे उसका पढ़ाएंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइकोलॉजी हो, कोई भी। तो आइए, हमारा आज पहला क्लास है। पहले क्लास में हमारा एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिसमें पहले में बात की गई है कि स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। जिसमें पहला है स्कूली ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना। इसका तात्पर्य क्या है? जितनी भी सारी चीज़ें स्कूल में सिखाई जा रही हैं, जो भी आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जो भी बता रहे हैं, उसको उनके जो रियल लाइफ है, जो उनके इन्वायरमेंट, जो उनके घर परिवार, जो अपने आस पड़ोस परिवार से जो चीज़ सीख के आ रहे हैं, उनसे रिलेट करके क्या करना है, आपको पढ़ाना है। तो ये कह रहा है कि स्कूली ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना। जो भी आप किताब में पढ़ा रहे हैं, जो भी आप किताब में पढ़ा रहे बच्चों को, कोई भी लेसन हो, कोई भी चैप्टर आप लोग उठा के पढ़ा रहे बच्चों को, तो उसके दैनिक जीवन से जोड़ के आपको लेके चलना है कि बच्चों को जैसे कि बच्चे जल्दी समझ पाएंगे। जब उसके दैनिक जीवन से आप जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चे जल्दी समझ पाएंगे और अपने जीवन में उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये दूसरी बात क्या कही गई है कि पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं उसको क्या रट्टा मार नहीं करना है, रटन पे जोर नहीं देना है, उसको समझना है, सृजनशीलता का निर्माण करना, रचनावाद का निर्माण करना है। आप उसको इस तरीके से पढ़ाइए जिससे बालक के अंदर औपचारिक सोच डेवलप हो सके, जिससे वो एक कई जगह का सीखा हुआ ज्ञान कई जगह अपने यूज में ला सके। तीसरी पॉइंट कह रहा है शिक्षा को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रखना। आप जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसको बस उसके किताब तक ही सीमित न रखना, जिसमें मूल्यांकन करते हैं आप लोग, शैक्षिक शैक्षिक। तो आप जब भी क्या करें, शिक्षा सिर्फ पुस्तकों मतलब जो भी चीज़ें आप किताब में पढ़ा रहे हैं उसको उसी तक सीमित नहीं रखना है। उसके ऊपर वाली लाइन में आप पढ़ें कि स्कूली ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना। तो इसमें उसको जोड़ के देख लीजिए, शिक्षा को सिर्फ पुस्तकों तक, शिक्षा को सिर्फ पुस्तकों तक, जो भी चीज़ें आप किताब में पढ़ा रहे हैं उसको वहीं तक सीमित नहीं रखना है, उसको उसके जीवन से जोड़ के, जो दैनिक जीवन में उसके जो डेली रूटीन है, जो उसके डेली लाइफ में काम हो रहा है, उससे उसको जोड़ के आपको पढ़ाना है और समझाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। परीक्षा प्रणाली लचीली बनाना तथा कक्षा को गतिविधियों के साथ जोड़ना। परीक्षा प्रणाली लचीली का मतलब होता है कि इसमें फेल पास का कोई नियम नहीं होना चाहिए, जिससे कि अगर आप लचीला का मतलब होता है उसको लचीला बनाना है कि आपको हाफ ईयरली, साप्ताहिक टेस्ट, मंथली टेस्ट ऐसे ही लेते रहे, जिससे क्या है, बालक में परीक्षा का डर खत्म हो जाए। तथा कक्षा को गतिविधियों के साथ जोड़ना, करके सीखने पे जोर देना है। आप जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, परीक्षा प्रणाली क्या आ रहा है, लचीली होनी चाहिए। परीक्षा जो भी आप लेंगे उसमें लचीलापन होना चाहिए। उसमें स्ट्रिक्टली नहीं है कि आप अगर फेल हो जाएंगे तो अगली क्लास में आपका एडमिशन नहीं होगा, अगर फेल हो गए तो आप इन चीज़ों से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। परीक्षा प्रणाली क्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। उसका माइंड जैसा है, जैसे इन्वायरमेंट से आ रहा है, उस हिसाब से क्या होनी चाहिए, उसकी परीक्षा होनी चाहिए। और गतिविधियों के साथ जोड़ना मतलब करके सीखना। जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं, बालक को करके सीखने पे क्या करना, आपको जोर देना है, जिससे वो क्या रचनात्मक बालक बने, सृजनशील बालक बने। ठीक है, नई नई चीज़ों को क्या करे, उत्पादन करे। अब आते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट कह रहा है शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक सोच एवं राष्ट्रीय चिंताओं को सम्मानित करना। प्रजातांत्रिक का मतलब क्या होता है? देखिए, शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक मतलब आपको इस तरीके से बालक को शिक्षा देना है। प्रजातांत्रिक मतलब होता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों के हित के लिए, जिसको हम जनतंत्रात्मक भी कह सकते हैं। इसका 3 नाम हो सकता है, प्रजातंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, जनतंत्र।
जिसका अर्थ होता है लोगों के हित के लिए। तो आप जो भी शिक्षा दे रहे हैं बालक को, वो लोगों के हित के लिए होनी चाहिए, जिसमें किसी और के, ऐसा नहीं कि जो वो सीख रहा है बस उसी को काम करे। तो आपको ऐसी शिक्षा देना जिसमें लोगों के हित के लिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के हित मतलब उसके भलाई के लिए, एवं राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित करना, मतलब जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सत्यता, ये जितनी भी है आपको क्या करना है, उसकी चिंताओं को समाहित करना है। बच्चे को देश के प्रति प्रेम की भावना विकसित करना, वही कह रहा है राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित करना, कि राष्ट्र के मतलब देश के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस को समझाना। तो हम समझ चुके हैं 5 मार्गदर्शी सिद्धांत से कह रहा है कि पहला कह रहा है कि हम क्या है, बालक को जो भी सिखाएंगे, उसके जो भी स्कूल में सिखाएंगे उसके बाहरी जीवन को जोड़ के लेके चलेंगे। दूसरा कह रहा है कि रटन प्रणाली से मुक्त करना। तीसरा कह रहा है कि जो भी चीज़ें हम सिखा रहे हैं वो पुस्तकों तक ही सीमित न रहे। और लास्ट कह रहा है कि जो परीक्षा हम लेंगे, परीक्षा में फेल और पास होने की कोई बात नहीं है, कि नहीं अगर फेल हो जाएंगे तो अगले क्लास में आपका एडमिशन नहीं होगा, आप आगे नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसे गतिविधियों के आधार पर क्या है करके सीखने पर आपको जोर देना है। और लास्ट वाला कह रहा है कि प्रजातांत्रिक, लोगों के हित के लिए, लोगों के सम्मान के लिए, और राष्ट्र की एकता, अखंडता, सत्यता, इन सब चीज़ों को पे आपको क्या करना है, जोर देना है। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, पहला कह रहा है कि एनसीएफ 2005 रचनावाद पे जोर देता है। रचनावाद पे जोर देने का मतलब है गतिविधियों से जोड़ना। अगर कोई बालक करके सीख रहा है तो कोई न कोई क्या है वो रचना करेगा। जैसे मान लीजिए एक कोई बालक है, जैसे आप पहले कभी भी अगर खाना बनाना स्टार्ट किए होंगे कभी कभी, तो मान लीजिए आपको पहले कहीं पढ़ने के लिए सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए दाल बनाना है, तो जब आप दाल बनाएंगे कभी न कभी अपने घर परिवार गांव या कहीं न कहीं आप दाल बनाते हुए किसी न किसी को देखे होंगे कि यहाँ कुकर रखा जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, फिर उसमें हल्दी, नमक, तेल वगैरह चीज़ें डाल जाती है। वैसे आप भी क्या करेंगे, डालने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे। बनाने के बाद दाल तो बनेगी, दाल परफेक्ट खाने लायक होगी या नहीं होगी ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ जो भी चीज़ें बनेगी वहाँ पे कुछ न कुछ क्या होगा, रचनावाद, वहाँ पे कुछ न कुछ नई चीज़ें क्या होगी, बनेंगी ना। अगर आप दाल बना रहे, दाल खाने योग्य है या नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी चीज़ का निर्माण किए हैं, आपके अंदर एक वैज्ञानिक सोच डेवलप हो रही है। तो वही कह रहा है कि रचनावाद पे जोर देना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, अगर गतिविधियों करके सीखना, करके मतलब वही सृजनशील बालक। अब आइए नेक्स्ट कह रहा है कि एनसीएफ 2005 बिना बोझ की शिक्षा देने का वादा करती है। शिक्षा क्या हो, बिना बोझ के। ये जितने भी सारी पॉइंट है आपको किसी न किसी एग्जाम में कहीं न कहीं एज इट इज़ ऐसे ही पॉइंट देखने के लिए मिल गए होंगे, और जितने भी बहुत सारे पॉइंट है धीरे धीरे सारे पॉइंट को हम नोट करवाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। मोटी मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता माना गया। आप देखेंगे कुछ वर्षों में देखे होंगे हिंदी, गणित, इंग्लिश, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन सारी अलग अलग किताबें चलती थी। कुछ साल पहले मोटी मोटी किताबें और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग किताबें चलती थी, लेकिन अब उसको क्या है, 1 से 2 तक इन्वायरमेंट हटा गया है, फिर 3 से लेकर 5 तक ईवीएस चल रहा है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अलग अलग किताबें और मोटी मोटी किताबें थी, जिसको क्या है, शिक्षा का असफलता माना गया। कुछ बच्चे इस वजह से नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि इतनी सारी मोटी मोटी किताबें थी, जिससे उनके बक्से का क्या है, वजन बढ़ जाता था। एनसीएफ के अनुसार कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा का मतलब क्या होता है ये समझिए। कह रहा है एनसीएफ के अनुसार कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा, अधिगम मतलब होता है सीखना या सिखाना। तो कह रहा है एनसीएफ के अनुसार कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा अधिगम का सूचक नहीं है। अधिगम का सूचक, पसरा हुआ सन्नाटा का मतलब अगर क्लास में एकदम शांति फैली हुई है, अगर आपकी क्लास में एकदम बिल्कुल शांति फैली हुई है तो अधिगम का सूचक नहीं है। अधिगम वही होता है जहाँ पे थोड़ा चहल पहल बात हो, थोड़ा शोर शराबा हो। अगर उस क्लास में, जिस क्लास में एकदम सन्नाटा फैला हो, वहाँ पे समझ लिए अधिगम नहीं हो रहा, वहाँ सीखने और सिखाने का कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, डंडे के डर से, अब जहाँ पसरा हुआ सन्नाटा होगा वहाँ सन्नाटा इसलिए होगा या तो गुरुजी मार रहे होंगे, या तो भड़का रहे होंगे, या तो दंड दे रहे होंगे। तो यही कह रहा है कि डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित हो सकती है परंतु अनुशासन नहीं। डंडे के डर से किसी को आप क्या है, क्लास में शांति, आप किसी भी क्लास में डंडे के डर से, मार से आप क्लास को शांत कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, अनुशासन नहीं होगा। क्लास तो साइलेंट हो जाएंगे बच्चे, शांति बनाए रखेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या है, अधिगम नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक
ये कहा गया ना, अधिगम मतलब सीखना और सिखाना, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो एक दूसरे के अंतःक्रिया द्वारा क्या होती है, घटित होती है। जब किसी से हम बात करेंगे तो कुछ न कुछ अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये कह रहा है डंडे के दर से व्यवस्था तो व्यवस्थापित हो सकती है, व्यवस्था स्थापित हो सकती है, परंतु अनुशासन नहीं। अगला देखिए, पिछले कुछ वर्षों में स्कूल के बस्ते का वजन बढ़ा है परंतु गुणवत्ता नहीं बढ़ी। अभी हमने बताया था यहाँ पे कि मोटी मोटी पुस्तकें, सेम वही लाइन यहाँ पे भी है, बस थोड़ा सा उसको अलग तरीके से लिखा गया है। मोटी मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता माना गया है, सेम वही पॉइंट यहाँ देखिए। पिछले कुछ वर्षों में स्कूल के बस्ते का वजन बढ़ा है पर गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है। लास्ट पॉइंट देखिए, अधिगम स्वभाव से सक्रिय एवं सामाजिक होता है। हमने कहा कि अधिगम एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, ये समाज में ही घटित होती है। जब एक दूसरे के संपर्क में हम आते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें हमारे विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, वहाँ पे अनुकरण और अवलोकन के माध्यम से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। आइए कुछ पॉइंट इसके आगे देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं। 5 मार्गदर्शन क्या है, स्कूली जीवन को बाहर की दुनिया से जुड़ना, रतन प्रणाली से मुक्त करना और शिक्षा को सिर्फ पुस्तकों तक ही सीमित रखना, ठीक है, और गतिविधियों के आधार पर जोड़ना, और जो भी चीज़ें सिखा रहे हैं जिससे क्या हो, प्रजातांत्रिक सोच, बालक के अंदर एक ऐसी सोच डेवलप हो जिसमें क्या, लोगों के हित के लिए, लोगों के सम्मान के लिए या लोगों के डेवलप के लिए वो क्या करे, उसके अंदर सोच विकसित हो, और राष्ट्रीय चिंताओं को उसमें भी क्या किया है, सम्मानित किया गया है। रचनावाद पे जोर देना, बिना बोझ के मोटी मोटी पुस्तकें, असफलता कारण अनुसार एनसीएफ के अनुसार पसरा हुआ सन्नाटा, एनसीएफ कक्षा में पसरा हुआ सन्नाटा है तो वहाँ पे अधिगम नहीं होगा। अगर आप डंडे के डर से व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं लेकिन अनुशासन नहीं। अब क्या कह रहा है, कुछ वर्षों में, ये तो कुछ खास नहीं है, ये पॉइंट दोनों सेम है। और लास्ट कह रहा है स्वभाव से सक्रिय एवं सामाजिक है। अधिगम क्या है, स्वभाव से सक्रिय और सामाजिक। आइए आगे देखते हैं कुछ और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बचे थे हमारे, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की आवाज़ों और उनके अनुभवों को वरीयता देना। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, बाल केंद्रित मतलब होता है कि बालक को बीच में रख के, बालक को मध्य में रख के, उसी के अनुसार, बालक को मध्य में रख के बालक के अनुसार क्या करना है, आपको शिक्षा देना है, ठीक है। तो कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है कि बच्चों की आवाज़ों, बालक की जो आवाज़ है उसको क्या करना है, आपको दबाना नहीं है, उसको और उसके अनुभवों को क्या करना है, वरीयता देना है। जो भी बालक अपने समाज, घर, परिवार से सीख के आते हैं उसे क्या करना है, उनकी आवाज़ों को आपको दबाना नहीं है। जैसे क्लास में अगर बालक कोई कुछ पूछ रहा है, कुछ बता रहा है, तो आप उसे डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, ठीक है। पहले उसके बातों को सुनिए और उसके अनुभवों क्या करिए, आप वरीयता दीजिए। उसके अनुभव ये हैं, उसके जो घर, परिवार, आस पास, पड़ोस, जो भी चीज़ें वो देख रहा है, जो भी अवलोकन और अनुकरण के माध्यम जो भी सीखा है, वो इसका क्या होता है, अनुभव। और उसके अनुभवों को जोड़ के क्या करना है, आपको आगे कोई ज्ञान, नवीन ज्ञान की तरफ ले जाना है। अगला कह रहा है कि एनसीएफ 2005 लिंग पूर्वाग्रह का विरोध करता है तथा बालक बालिकाओं को विपरीत भूमिका में रहने पर जोर देता है। एनसीएफ क्या करता है कि जो भी पहले की अवधारणा लिंग पूर्वाग्रह थी कि बालक को फला फला काम करना, लड़कियों को फला फला काम करना, ये पहले की अवधारणा थी। इस अवधारणा को ख़त्म करने के लिए एनसीएफ ने क्या किया कि बालक और बालिकाओं को अलग अलग भूमिका में, जैसे लड़कों को लड़के को लड़की की जगह और लड़की को लड़के की जगह रख के काम करना। तो यही कह रहा है, लिंग पूर्वाग्रह का विरोध करते हुए कह रहा है कि जितने भी सारे काम हैं जो पहले से बाधित हो गए हैं कि ये काम बस लड़कियों करना है, उसे लड़कों को दे देना करने के लिए, और जो लड़कों को है उसे लड़कियों को दे देना है। इससे क्या होगा, लिंग पूर्वाग्रह खत्म होगा, ठीक है। आगे ये एनसीएफ 2005 क्या कहता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ज्ञात का मतलब जो चीज़ें उसे पहले से पता है वो उसे ज्ञात है। अज्ञात मतलब उसके बारे में कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि इसके आगे क्या हो सकता है। मूर्त मतलब जो साक्षात दिखाई दे, जिसको स्पर्श कर सके, देख सके, हो गया मूर्त। और अमूर्त जो उसे दिखाई न दे, उसके बारे में कल्पना करना, उसको आगे उसके सोचना। अब कह रहा है स्थानीय, स्थानीय से वैश्विक की ओर। स्थानीय क्या कह रहा है, स्थानीय मतलब जहाँ पे वो रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट में, जिस समाज में जहाँ भी रह रहा है वो उसका स्थानिक होगा। उस स्थानिक से जोड़ के पूरे विश्व के बारे में बताना या समझाना, शिक्षण सूत्रों का जिक्र किया गया है। तो एनसीएफ में क्या क्या, मूर्त से अमूर्त, स्थानीय से वैश्विक, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इन सारे शिक्षण सूत्रों का जिक्र किया गया।
अब कह रहा है बच्चे कुछ वातावरण में सीखते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि वे महत्वपूर्ण हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि बच्चे वहाँ ज़्यादा सीखते हैं जहाँ उनके आवाज़ों को सुना जाता है, जहाँ उनके अनुभवों को वरीयता दिया जाता है, जहाँ उनकी बातों, उनके विचारों को सुना जाता है, बालक वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। तो बालक ऐसे इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं जहाँ पे उनकी बातों, उनके विचारों और उनके काम को महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे ये कह रहे बच्चों का पूर्व ज्ञान या अनुभव चाहे वे अधूरे क्यों ना हो, कि बालक कभी भी अगर स्कूल जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो कोरी पटिया होता है, कुछ न कुछ अपने घर परिवार समाज आसपास कुछ न कुछ वो सीख के जाता है। तो जो कुछ भी वो सीख के जाता है चाहे वो अधूरे क्यों ना हो, बालक जो भी अनुभव या जो भी चीज़ें वो सीख के अपने घर परिवार से इन्वायरमेंट घर परिवार से जब स्कूल जाता है तो चाहे वो अधूरे ही क्यों ना हो, उन्हें जमा पूंजी मानकर, वो अधूरे क्यों ना हो लेकिन उनका वो जमा पूंजी मानकर आपको नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाना जाना चाहिए। जैसे हमने बताया कि मान लीजिए अगर आपको क्या करना है, अगर शेर के बारे में आपको बताना है तो आप पहले क्या करेंगे, बिल्ली के बारे में बताएंगे। जो बालक क्या है अपने घर परिवार या अपने मोहल्ले में देखा हुआ है बिल्ली कुत्ता, अगर इसके सहारे से आप क्या करेंगे, शेर के बारे में बताएंगे तो बालक जल्दी समझ पाएगा कि इसके भी 4 पैर हैं, उसके भी 4 पैर होते हैं, वो भी दौड़ता है ये भी दौड़ता है, इसकी आवाज़ ऐसे, तो धीरे धीरे उसमें क्या कर पाएगा, वो डिफरेंट कर पाएगा। अब आगे सभी बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, जितने भी बालक होते हैं सभी कुछ न कुछ सीखने के लिए क्या हमेशा तैयार होते हैं। प्रेरित मतलब तैयार होते हैं। बालक हमेशा सीखने के लिए तैयार होता है, बस उसे एक ऐसा इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, जहाँ पे उनके बातों को, उनके विचारों, उनके अनुभवों को, उनके कार्यों को महत्वपूर्ण माना जाए या उसे महत्वपूर्ण के रूप से देखा जाए, वहाँ पे बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। आगे कह रहा है कि बच्चों को आप जब भी पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर एक ऐसी अवधारणा विकसित करनी है, एक ऐसा सोच डेवलप करना है जिससे क्या करे वो अर्थ निकाल सकें। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में क्या उसका अर्थ निकाल सकें, उसको और आगे बढ़ाने के लिए अमूर्त सोच विकसित करना कि उसके आगे और क्या क्या हो सकता है। अब विवेचना व कार्य अधिगम का महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना मतलब उसके कार्यों के बारे में, वो क्या सही है क्या गलत है, नेगेटिव पॉजिटिव सारे चीज़ों को क्या करना है वो समझ सकते हैं। तो ये कह रहा है एनसीएफ कि बालक के अंदर आपको ऐसी अवधारणा पैदा करनी है, एक ऐसा सोच डेवलप करना है जिससे क्या है वो किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, जो चीज़ आप बता रहे उसके बारे में क्या है अर्थ निकाल सके, अमूर्त सोच विकसित कर सकते, उसके बारे में कुछ लिख सके, उसके कार्यों के बारे में समझा सके। आगे ये लास्ट, सीखना स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह होता है। सीखना स्कूल के अंदर भी होता है, स्कूल के बाहर भी होता है, क्योंकि बालक घर से कुछ ना कुछ सीख के आता है, ठीक है। सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना, ये सीखना और सिखाना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो क्या है एक दूसरे के अंतःक्रिया से घटित होती है, ठीक है। अज्ञान कोई तैयार माल नहीं है जिसे क्या है कहीं मार्केट में आप कहीं भी क्या है खरीद लें। तो हमने क्या पढ़ा आज एनसीएफ पे हमने 10-15 पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है और अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। अभी इसका बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है, अभी इसमें बहुत सारी पॉइंट हैं और ये जितनी भी सारी पॉइंट आपको हमने लिखवाया है, जो भी हमने बताया, ये सारा एज इट इज़ ऐसे ही एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। एक बार फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने क्या गया एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 इसलिए लिया गया क्योंकि जो पहले की अवधारणा थी, मोटी मोटी किताबें बच्चों को पकड़ा दी जाती थी, जिससे क्या है वो स्कूल आने में क्या स्कूल आना नहीं चाहते थे। मोटी मोटी किताबें उनके बस्ते का वजन बढ़ जाता था, जिसकी वजह से क्या है वो ज़्यादा सीख नहीं पाते थे। एनसीएफ इसी को क्या है इसी का विरोध करता है। अब स्कूली जीवन को जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको क्या है उसके इन्वायरमेंट से जोड़ के पढ़ाना जाना चाहिए। रटन प्रणाली से मुक्त करना, रचनावाद पे जोर देना। जो भी चीज़ें आप सिखा रहे हैं, जो भी चीज़ें आप बुक में पढ़ा रहे हैं, उसके इन्वायरमेंट, उसके घर परिवार, उसके समाज से जोड़ के आप आगे बढ़ाएं। और बालक के अंदर एक क्या है ऐसी सोच विकसित करना है जिससे क्या है प्रजातांत्रिक मतलब लोगों के हित के लिए क्या है प्रजातांत्रिक और राष्ट्रवाद की भावना उसके अंदर डेवलप हो सके, ठीक है। और बाकी सारी पॉइंट एनसीएफ के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पहला कि बच्चों को जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ाना। मतलब जो भी चीज़ें हम स्कूल में पढ़ाएंगे वो उसके दैनिक जीवन में कैसे यूजफुल है उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा था रटन प्रणाली से मुक्त करना। रटन
प्रणाली से मुक्त रहना। रटने पर आपको जोर नहीं देना है, करके सीखने पे क्या करना है, आपको जोर देना है। तीसरा था हमारा कि जो भी हम पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे हैं उसको उसी तक सीमित नहीं रखना है, आपको गतिविधियों के आधार पर क्या करना है, उसे आगे बढ़ाना है। चौथा हमारा क्या था कि जो प्रजातांत्रिक जो सोच है उसे क्या करना है, विकसित करना है। प्रजातांत्रिक मतलब होता है लोकतंत्रात्मक या जनतंत्रात्मक। इन तीनों का सेंस यही है कि लोगों के हित के लिए किया गया कार्य। तो लोगों के हित के लिए क्या करना है, बालक के अंदर एक ऐसी सोच डेवलप करनी है जो दूसरे के भलाई के बारे में सोच सके। इसके बाद राष्ट्रीय की चिंताओं और राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में क्या है, वह सोच सके, सही गलत का क्या है, निर्धारित कर सके। ऐसे करके हमने 5 मार्गदर्शी सिद्धांत पढ़े थे। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसमें हमने ये बताया कि बालक वहीं पे ज़्यादा सीखता है जहाँ पे उसके अनुभवों को, उसके पूर्व ज्ञान को वरीयता दी जाए, जहाँ पे उनकी आवाज़ को सुना जाए, बालक वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। रचनावाद पे जोर देना, ठीक है, ऐसे करके। और हमने ये बात की थी कि पहले एनसीएफ जब नहीं आया था उससे पहले क्या है, मोटी मोटी किताबें बालक को पकड़ा दी जाती थी जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बुक थी, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं आते थे, बीच में पढ़ाई छोड़ के भाग जाते थे। तो एनसीएफ क्या है कि इसको भी क्या है, बोझ माना है। मोटी मोटी किताबों को, वस्ता जो बैग है, जो भारी बैग है, इसको क्या है, एनसीएफ ने क्या माना था, इसको शिक्षा का बोझ माना था। फिर इसके बाद हमने बात किया था कि लिंग पूर्वाग्रह को दूर करना। लिंग पूर्वाग्रह में एनसीएफ ये कहता है कि बालक और बालिकाओं को उसको जैसे बालक और बालिकाओं को विपरीत भूमिका में रखना। विपरीत भूमिका का सेंस ये है कि जैसे घर परिवार में पहले क्या उदाहरण चली आ रही है कि लड़कियों को केवल क्या करना है, खाना बनाना है, बर्तन धोना है, मार्केट लड़कियों को नहीं जाना है। तो विपरीत भूमिका का मतलब जो चीज़ें, जो काम लड़कियां कर रही हैं उसे लड़कों को दे देना करने के लिए, और जो लड़के कर रहे हैं उसे लड़कियों को दे रहा है, जिससे क्या होगा कि लिंग पूर्वाग्रह हमारा खत्म होगा। तो ऐसे करके बहुत सारी पॉइंट के बारे में हमने बात किया था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बचे हुए थे उसे आज हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा फिर इसके बाद हम RTE 2009 देखेंगे। आइए, तो इसमें क्या कह रहा है, अधिगम एक अंतः क्रिया है। अंतः मतलब एक दूसरे से संबंधित, क्रियात्मक, अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है तथा इसमें वयस्कों के साथ काम करना, वयस्कों के साथ काम करना। बालक हमने बताया था घर में भी सीखता है, बाहर भी सीखता है, ये चीज़ हमने पहले पढ़ लिया। और हमने ये कह रहा है कि वयस्कों के साथ बालक छोटे से भी सीख सकता है और बड़े से भी सीख सकता है। तो बड़े से सीखने के लिए अंतःक्रिया होना बहुत ज़रूरी है। अंतःक्रिया के लिए क्या कह रहा है, वयस्कों के साथ काम करना। जब बड़ों के साथ जब बच्चे काम करेंगे तो वहाँ से भी कुछ न कुछ अवलोकन करके, अनुकरण करके, अनुकरण मतलब होता है अवलोकन मतलब देखकर, अनुकरण करके मतलब नकल करके, वो क्या कुछ न कुछ सीखेंगे। साथ अब कह रहा है सहपाठियों के साथ विचार विमर्श। कभी भी अगर कोई चीज़ हम बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं, मान लीजिए किसी के बारे में, हमारे खेल कूद के बारे में पढ़ा रहे हैं, या तो फिर हमने ले गया पर्यावरण में किसी चीज़ के बारे में समझा रहे हैं, अगर कहीं हम ले गए यात्रा पे या कहीं पार्क वगैरह ऐसे चिड़ियाघर ले गए वहाँ पे, तो वहाँ से जब बालक को हम क्या है ले जाते हैं तो वहाँ ग्रुप में बच्चे जाते हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ले जानी होती है ये मैं आगे बताऊँगा, इसके बारे में अलग है। तो यहाँ पर जब बालक को वहाँ जाएंगे, जब वहाँ से वापस बालक रिटर्न अपने क्लास में आएंगे तो वहाँ पे एक सामूहिक चर्चा रखी जाती है। सामूहिक चर्चा में ये कह रहा है कि सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करना। तो जब बालक कुछ, सभी बालक तो एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे नहीं, कुछ बालक कुछ और चीज़ देखें, कुछ बालक कुछ और चीज़ें देखें। तो जब एक साथ विचार विमर्श करेंगे तो जो चीज़ें कुछ वो जानता रहेगा दूसरे को बताएगा, और जो वो जानेगा वो दूसरे को बताएगा। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान क्या होगा, विकसित होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का अवसर मिलेगा। तो ये कह रहा है कि सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करना आदि। तो जब ये सारी क्रियाएं होंगी बालक सीखेगा। बालक को सीखने के लिए बड़ों के साथ सीख सकता है, छोटे के साथ सीख सकता है, स्कूल में सीख सकता है, स्कूल के बाहर भी सीख सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा बालक वहीं सीखते हैं जहाँ उनके विचारों और उनके अनुभवों को वरीयता दी जाती है। अब कह रहा है कि शिक्षक क्या है, बालक के लिए शिक्षक क्या है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है। शिक्षक क्या, एक मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक मतलब एक रास्ता दिखाने वाला है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है, मतलब जो भी कठिनाई बालक को सीखने में हो रही है उसे क्या कर रहा है, सुगम कर दे रहा है, सरल कर दे रहा है, आसान कर दे रहा है। और एक उत्प्रेरक भी है। उत्प्रेरक का मतलब होता है बालक को सीखने के लिए टीचर क्या करता है, अंदर से बालक को क्या करता है, तैयार करता है, उत्प्रेरित करता है, जिससे वो क्या सीखने के लिए तत्पर होते हैं। अगर किसी बालक के अंदर रुचि होगी, जिज्ञासा होगी, रुचि जिज्ञासा जानने की इच्छा, रुचि, किसी बालक के अंदर आपको रुचि पैदा करनी है तो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के कोई भी अगर एग्जाम्पल हम देते तो उसको सुनने में क्या है, सुनेगा, देखेगा, जो भी चीज़ें वो पहले से जान रहा है अगर उस चीज़ को आप बताएंगे तो उसको सुनने में क्या जताएगा, रुचि। जैसे रुचि होगा, जिज्ञासा होगा, कल्पना होगा, धीरे धीरे उसके अंदर ये विकसित होगा। तो उससे क्या होगा,
उत्प्रेरक लास्ट में वो सीखने के लिए, समझने के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा तत्पर हो जाएगा। तो टीचर कहीं ना कहीं उत्प्रेरक का काम हमेशा करता है बालक को सीखने और आगे सृजन करने के लिए। आगे कह रहा है कि विद्यार्थियों को ज्ञान के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षक क्या करता है कि विद्यार्थियों को ज्ञान के लिए प्रोत्साहित करता है, सीखने के लिए क्या करता है, बढ़ावा देता है। प्रोत्साहित का मतलब होता है बढ़ावा देना, किसी कार्य को करने के लिए बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है, प्रोत्साहित। उत्प्रेरक का मतलब होता है अंदर से तत्पर करना, उसे तैयार करना। ठीक है, आगे चलते हैं। एनसीएफ क्या कहता है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र, विवेचनात्मक मतलब किसी चीज़ के बारे में व्याख्या करना, अलग तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव, लाभ हानि उद्देश्य सबके बारे में बताना। तो कह रहे हैं विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण का सेंस होता है, देखने का नज़रिया। सबके देखने का नज़रिया अलग होता है। हमने ले गए बच्चों को, हम अगर ले गए हैं पार्क में ले गए हैं तो वहाँ पे क्या है, सब लोग अलग अलग दृष्टिकोण, अपने अपने जिसको जो चीज़ें पसंद होती हैं वो उस चीज़ को देखेगा, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेगा। तो कह रहा है कि बालक के अंदर एक ऐसी सोच विकसित करनी है, एक ऐसा दृष्टिकोण पैदा करना है जिससे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को समझ सके और उसमें सही गलत का फैसला कर सके या सही गलत के बारे में जान सके, कि इतने नेगेटिव क्या पॉजिटिव के बारे में समझ सके। हमने कल ही बताया था कि ज्ञान कोई माल नहीं है जिसे किसी स्कूल में या मतलब किसी मार्केट में जाके किसी दुकान से आप खरीद सकते हैं। ज्ञान कोई प्राप्त नहीं, तो ज्ञान कभी किसी को प्राप्त नहीं होता है। जैसे पहले लोग ऋषि मुनि कहते थे कि नहीं ज्ञान प्राप्त होता है सिद्धि, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्ञान कहीं प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान की हमें क्या करनी होती है, रचना करनी होती है। ज्ञान की रचना करनी होती है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान की रचना करनी होती है। ज्ञान कोई तैयार माल नहीं है कि जिसे हमने गए मार्केट से खरीद के ला दिए तो जिसके पास जितनी मोटी किताब है उतना ही नॉलेजेबल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, बच्चा कोई कोरी पटिया नहीं। कोरी पटिया का सेंस क्या है कि बालक जब भी स्कूल आता है तो क्या है, कुछ न कुछ अपने अनुभवों के साथ आता है, कुछ न कुछ सीख के आता है। आप ये नहीं कह सकते अगर कोई बालक अपने घर से आया है, अपने किसी भी स्थान से आया है, तो उसे डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते कि उसे कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, बच्चा कोई कोरी पटिया नहीं होता है, वह कई अनुभवों के साथ स्कूल में प्रवेश करता है। बालक जब भी स्कूल में आता है तो उसका पूर्व ज्ञान, हमने कल ही भी बताया था कि जो भी वो चीज़ें अधूरा ही ज्ञान बालक का क्यों ना हो, उसे जमा पूंजी मान के आपको, बालक जो भी अपने इन्वायरमेंट से सीख के आता है वो अधूरा ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन उसे आप एक क्या है, पूंजी मान के नवीन ज्ञान की तरफ ले जाएंगे, उसके पूर्व ज्ञान को जोड़ के, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। सीखना व सीखने में स्थानिक ज्ञान एवं सामाजिक परिवेश को महत्वपूर्ण माना गया है। स्थानिक, बालक जिस इन्वायरमेंट में पैदा होता है, जहाँ पे वो रहता है, वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। ठीक है, असामाजिक परिवेश, उसका जो वहाँ का समाज होता है को महत्वपूर्ण माना गया है। बालक जिस समाज में जन्म लेता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, वहाँ पे वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है। उसी को कह रहा है स्थानिक ज्ञान या सामाजिक परिवेश। जो उसका समाज पहले से है, जहाँ पर उसके माँ बाप, घर परिवार, गांव मोहल्ला पहले से रह रहा हो, वो क्या, वहाँ पे बालक ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि वो अपरिचित होता है। बालक जब किसी से अपरिचित होता है तो वहाँ सीख नहीं पाता है। तो जिस चीज़ से वो परिचित होता है उसी से आप जोड़ के अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या सीखने में उसके लिए आसानी होगी। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर कोई बालक आपके क्लास में कहीं कुछ भी क्वेश्चन करता है तो उसे क्या है, आप डांट के फटकार के बैठा नहीं सकते। आप डांट और फटकार के नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, उसे क्या करना, आपको प्रोत्साहित करना है। भले ही क्वेश्चन का आंसर वो गलत दे रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ तो बता रहा है। धीरे धीरे वो क्या है, बताना स्टार्ट करेगा तो पहले गलत, फिर धीरे धीरे उसके अंदर क्या है, वो सही हो जाएगा। अगर पहले ही आप डांट फटकार के बैठा देंगे तो क्या है, जिसके उसके अंदर डर आ जाएगा। अगर आप कभी कुछ पूछेंगे भी तो नहीं बताएगा, नहीं आएगा तो नहीं बताएगा, नहीं आएगा फिर भी अगर खड़ा हो रहा है तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या है, वो डर खत्म हो जाएगा। अगर जब उसके अंदर पहले से डर आप पैदा कर देंगे तो क्या करेगा, बालक सीख नहीं पाएगा। तो बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग के बच्चे हों। अब कह रहा है कि एनसीएफ में 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। एनसीएफ 4 चीज़ों पर ज़्यादा बल दे रहा है। पहला क्या है, कला शिक्षा। कला शिक्षा में जैसे मूर्तिकार, ड्राइंग, ये सारे आ जाएंगे कला शिक्षा। अब कह रहा है कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा शांति शिक्षा। ये एनसीएफ क्या है, 4 चीज़ों पर जोर देता है। कला शिक्षा, कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा शांति शिक्षा पे जोर देता है। एनसीएफ में भाषा के लिए
द्विभाषिकता तथा बहुभाषिकता का समर्थन किया गया है। द्विभाषिकता और बहुभाषिकता का समर्थन किया है। बहुभाषिकता द्विभाषिकता का सेंस ये बहुभाषिकता का कि अगर एक ही स्कूल में अलग अलग धर्म के लोग या अलग अलग राज्य के लोग या अलग अलग धर्म के लोग या अलग अलग भाषा के लोग अगर एक ही क्लास में रहेंगे तो जिससे वो अंतःक्रिया से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कम खर्च में एक ही जगह ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अगर आपको 2 या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान है तो आप अलग अलग तरीके से किसी समस्या के बारे में सोच सकते हैं। तो द्विभाषिकता एक संसाधन है। द्विभाषिकता क्या है? एक संसाधन है। ठीक है। द्विभाषिकता तथा बहुभाषिकता क्या है? एक साधन। अगर आपको एक से अधिक भाषा का ज्ञान होगा तो एक से अधिक तरीके से किसी समस्या के समाधान के बारे में सोच सकते हैं। तो एनसीएफ कहता है कि बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में काम करता है। बालक के लिए तो एक संसाधन होगा। एक चीज़ याद रखिए, अगर एक ही क्लास में अलग अलग भाषा के कई बच्चे हैं तो बालक कम खर्च में एक ही जगह कई भाषाओं का ज्ञान उससे हो सकता है। लेकिन वहीं पे जहाँ पे बालक के लिए एक संसाधन काम करेगा भाषा, वहीं पे टीचर के लिए क्या करेगा? एक विरोध का काम करेगा, जहाँ पे समस्या का। ये सब कह सकते हैं कि बहुभाषिकता बालक के लिए एक संसाधन के रूप में काम करता है, लेकिन बहुभाषिकता अध्यापक के लिए एक समस्या का काम करेगा। जिससे क्या, अगर टीचर एक ही क्लास में अलग अलग भाषा के लोग आ जाएं अलग अलग, तो वहाँ पे क्या है, टीचर को समझाने में अधिक से अधिक समय लगेगा और अधिक से अधिक उसे एनर्जी लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसे ज्ञान चाहिए सब बच्चों को समझाने के लिए। लेकिन अगर अलग अलग भाषा के लोग हैं वहाँ पे तो एक ही जगह बैठ के बालक कई भाषाओं का ज्ञान ले सकता है। और जिसके पास जितना ज़्यादा भाषा ज्ञान रहेगा उससे उतना ज़्यादा क्या है, सोच विकसित होगी। एक ही समस्या के बारे में अलग अलग तरीके से सोच सकता है। तो ये था हमारा एनसीएफ का। कल भी कुछ एनसीएफ हुआ था, आज भी 2-4-10 पॉइंट और बचा है। ठीक है, और उसके भी देख लेते हैं। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। अगर आप प्राथमिक स्तर पर जैसे यूकेजी एलकेजी 1 और 2 में आप पढ़ा रहे हैं तो 1 से लेकर 5 तक चल रहा है, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा मतलब उसकी जो स्थानिक भाषा है, ठीक है, जो उसके घर की भाषा है वो क्या होगा, उसकी स्थानिक भाषा, मातृभाषा। बालक को जब उसके मातृभाषा में पढ़ाएंगे आप तो क्या करेगा, उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ज्ञान को क्या करेगा, अर्जित करेगा। तो कह रहे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होती है, क्योंकि इससे सीखने का स्वाभाविक वातावरण तैयार होता है। स्वाभाविक मतलब जिसमें अपने आप से क्या है वो सीख सकता है। अब कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में होती हैं। बालक अपने घर से जो भी टूटी फूटी जो भी भाषा वो बोल रहा है, अपने घर परिवार से जो भी सीख, अपने आस पड़ोस परिवेश से जो भी वो सीख क्या है, आपको क्या करना है, उसी रूप में आपको स्वीकार करना है। बीच में आपको रोकना नहीं है, जैसे भी बोल रहा है उसको बोलने देना है। आपको क्या करना है कि और उससे अब आगे देखिए, द्विभाषिकता क्या, संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धता को क्या करती है, बढ़ावा देती है। ये सारी चीज़ें क्या, द्विभाषिकता। द्विभाषिकता होती है कि हमने यहाँ लिखा हुआ है द्विभाषिकता अंग्रेजी के रूप में, पहला तो हिंदी था, दूसरा जो हमारा क्या होगा, अंग्रेजी। हमने बताया था बहुभाषिकता बहुभाषिकता, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है। बहुभाषिकता में क्या होता है कि टीचर के लिए तो चुनौती होती है, लेकिन बालक के लिए क्या होता है, वो संसाधन के रूप में काम करता है। आगे देखिए, गलतियां अधिगम का हिस्सा होती है। गलतियां क्या है, अधिगम का हिस्सा होती है, इसलिए शुरुआत में उन पर ध्यान दिए बिना अधिक समय बच्चे को रुचिकर एवं चुनौतीपूर्ण संसाधनों के माध्यम से भाषा को समृद्ध बनाने में लगाएं। आपको क्या है, बालक गलतियां क्या होती है, अधिगम का हिस्सा होती हैं। अगर बालक आप क्लास में गलतियां कर रहे हैं तो आपको उसे उसी रूप में क्या करना है, स्वीकार करना। आपको उसमें रोक टोक नहीं करना है। आपको उसे सुधारने के बजाय, उस पर ध्यान देने के बजाय क्लास को क्या करना है, रुचिकर और चुनौतीपूर्ण संसाधनों से क्या करना है, भाषा को समृद्ध बनाने की कोशिश या समृद्ध बनाने में लगाएं। आगे क्या कर रहे हैं कि कक्षा में छपी हुई सामग्री, जो भी आपकी कक्षा हो, जो भी आपकी क्लास हो, उसमें सामग्री जो छपी हुई सामग्री हो, जैसे टेबल हो गया, ठीक है,
अनार आम क ख ग, ये जो भी चीज़ें हैं उसको क्या है, उसकी बहुतायत होनी चाहिए, छपी होनी चाहिए, जिससे क्या अनार आम क ख ग घ ABCD 1 2 3 4 ये चित्र के साथ छपी हो, जिससे क्या होगा कि बालक अक्षरों को, ध्वनि को बोलने के साथ साथ अक्षर को पहचानने भी सकेगा। ठीक है, अभी हमने बताया अंग्रेजी को द्विभाषिक के रूप में रखा गया है। तो दोस्तों आज ही हमारा NCF, ठीक है, NCF हमने कल पढ़ा, आज कुछ पढ़ा। ठीक है, NCF आप जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसको लगाते रहिए, सारे पॉइंट हूबहू आपको ऐसे ही देखने के लिए मिल जाएंगे। NCF के सिद्धांत क्या है, NCF के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हमने देखा, NCF के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जिसमें हमने पढ़ा था बालक को रचनावाद पे जोर देना है। ठीक है, जो पहले बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब पकड़ा दी जाती थी वो क्या है, शिक्षा का असफलता का कारण बनता था, जिसको NCF ने हटाया था। लिंग पूर्वाग्रह की पहली अवधारणा चल रही थी, जिसमें क्या था कि लड़कियों को अलग काम, लड़कों को अलग काम पहले सौंपा जाता था। उसका विरोध करते हुए NCF ने कहा कि जो लड़कियों का काम है वो लड़कों को, और जो लड़कों का काम है वो लड़कियों को देना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा NCF यहाँ पे आता कंप्लीट होता है। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ पॉइंट है, हम आगे डिस्कस। गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है, इसमें लिखा गया है कि बालक में गणितीकरण सोच का विकास करना। जो भी चीज़ें हम बालक को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसमें इस बात का ध्यान देना है कि उसके अंदर एक ऐसी सोच डेवलप करनी है जिससे वो क्या है, गणितीकरण कर सके, नंबर का पहचान कराना। ठीक है, अगला कह रहा है कि तर्क क्षमता एवं अमूर्त चिंतन का विकास करना। बालक के अंदर गणितीय सोच विकसित करना है, तर्क करना और अमूर्त चिंतन का विकास करना। अमूर्त का मतलब हमने कल ही बताया था, जो चीज़ दिखाई न दे उसके बारे में क्या करना, कल्पना करना, सोचना, तर्क करना। ठीक है, आगे हमारा है समस्या समाधान का विकास करना। नेक्स्ट है गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ना। जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको वो अपने दैनिक जीवन में कैसे यूज कर सके, इसके बारे में क्या करना, आपको बताना है। जो भी चीज़ें बता रहे हैं उसको क्या करना है, उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के बताना है कि अपने डेली रूटीन या डेली लाइफ में वो कैसे उसे यूज कर सके। अगला हमारा है गणित का अन्य विषयों के साथ संबंध। जो चीज़ हम गणित जैसे पढ़ा रहे हैं तो गणित का अदर सब्जेक्ट में क्या यूज है, ठीक है, उसके बारे में बताना। जैसे फिजिक्स में हमारा यूज होता है, केमिस्ट्री में यूज होता है, और इतिहास भूगोल में हमको नंबर्स देने में यूज होते हैं, तो उसके बारे में क्या करना, आपको बताना है। तो क्या है, NCF 2005 गणित शिक्षण का मेन उद्देश्य क्या है कि बालक के अंदर गणितीय सोच विकसित करना, तर्क करना, अमूर्त चिंतन का विकास करना और समस्या समाधान का विकास करना। समस्या समाधान, कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आप किसी बालक को दे रहे हैं तो वो उस पर पहले क्या करेगा, सोचेगा, विचारेगा, फिर इसके बाद चिंतन करेगा। जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में क्या करेगा, वो सोचेगा, विचार करेगा, फिर उसके पास वो समस्या अगर कोई चीज़ हम किसी बालक को दे रहे हैं, अगर वो उसके पूर्व ज्ञान से नहीं जुड़ी हो तो उसके लिए क्या होगी, वो समस्या होगी। तो बालक को जो भी चीज़ें हम देंगे, जो भी आप क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान इतना रखना है कि जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी हो। अगर उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी होगी तभी बालक क्या उसमें रुचि दिखाएगा। जब रुचि दिखाएगा तो जानने के अंदर से क्या आएगी, इच्छा, कल्पना, ये सारी चीज़ें क्या करना है, आपको डेवलप करना है। तो बालक को कभी भी कोई क्वेश्चन देने से पहले देखना है कि वो उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई है कि नहीं। अगर हम 1 2 3 4 अगर पढ़ा दिए हैं, अगर गिनती आप पढ़ा दिए हैं तो गिनती के जस्ट बाद आपको क्या है, उसके बाद ही टेबल बताना है या उसके बाद ही ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड बताना है। अगर नंबर्स का ज्ञान ना हो तो उसके पहले आप क्या है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब सारी चीज़ें नहीं बता सकते हैं। बताएंगे उसको समझ में नहीं आएगा और उसमें उतना रुचि नहीं लेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं वो उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी हो। जब उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी होगी तब वो क्या है, उसमें रुचि जताएगा। आप जब जिस बालक की जिस चीज़ में ज़्यादा रुचि होती है उसे वो बहुत शीघ्रता से, बहुत जल्दी से क्या करते हैं, सीख जाते हैं। अगला है विज्ञान एवं कंप्यूटर शिक्षा। NCF में विज्ञान एवं कंप्यूटर शिक्षा के बारे में भी कहा गया है, जिसमें कहा गया है बालक में जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा एवं सृजनशीलता का विकास करना। सृजनशीलता का मतलब होता है, कह रहे बालक में जिज्ञासा एवं सृजनशीलता। सृजनशीलता का मतलब होता है नए चीज़ों का निर्माण करना, वैज्ञानिक खोज, ठीक है, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करना। तो बालक के अंदर जिज्ञासा एवं सृजनशीलता का विकास कराना।
बालक के अंदर आपको ऐसी अवधारणा विकसित करनी जिससे वो हर चीज़ को सीखने जानने की क्या करे, इच्छा जाहिर करे और वो नई नई चीज़ों का निर्माण करे। सृजनशीलता मतलब नई चीज़ों का निर्माण करना, नई चीज़ बनाना। आगे क्या हमारा, विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना। जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं साइंस में उसको उसके दैनिक जीवन से जोड़ के आपको पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए पानी, अगर पानी के बारे में आप पढ़ा रहे हैं तो पानी हमारे लिए कैसे उपयोगी है, ठीक है, उसके बारे में बताना है और उसको संग्रह कैसे किया जाए, उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उसको लंबे समय तक कैसे रखा जाए, पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे बॉडी में कितना % पानी है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताना। तो विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना। आप जैसे पेड़ काटना, जैसे कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ काटना क्यों हानिकारक है, क्या लाभ है उसका, हानि, उसके बारे में बताना। क्योंकि पेड़ काटने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी जिससे इन्वायरमेंट क्या ग्लोबल वार्मिंग होगा और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो जाएगी जिससे कि हमारा जीवन कठिन हो जाएगा यहाँ। तो विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना। जो भी चीज़ें आप साइंस में पढ़ा रहे हैं वो उसके डेली लाइफ में कैसे यूज़ है, क्या उसका लाभ है, क्या उसका हानि, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट को बताते हुए आपको आगे जाना है। अगला कह रहा है आसपास पाए जाने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन करना। उसके आसपास जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितनी भी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसके बारे में क्या करना है, उसको अध्ययन करना है, उसके बारे में उसको बताना है कि हमारे जीवन में पेड़ पौधे, जीव जंतु कैसे उपयोगी हैं और कैसे हानिकारक। जैसे मच्छर हो गया, मच्छर हमारे जीवन के लिए क्या है, हानिकारक हैं, तो इससे बचने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, विशेष सफाई पर ध्यान देना चाहिए और कूड़ा करकट आसपास क्या तालाबों में पानी इकट्ठा ना होने दें, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको बताना है कि उसके आसपास पोखरी, तालाब, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो उसके लिए कैसे विद्यमान हैं या कैसे हानिकारक हैं। अगला कह रहा है कि दैनिक जीवन से जोड़ के वैज्ञानिक नियम समझाना। जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं उसको क्या है, उसके डेली लाइफ से जोड़ के पढ़ाना है। जैसे आप लोग देखें न्यूटन का नियम, आप न्यूटन एक ही बार में तो कर नहीं लिए होंगे, न्यूटन एक ही बार में तो अपना नियम दिया नहीं होगा कि नहीं गुरुत्वाकर्षण की वजह से जैसे क्या है एप्पल नीचे गिरता है, वो उसने हज़ारों एप्पल को नीचे गिराया होगा, मैंगो, बनाना, बहुत सारे चीज़ों को ऊपर फेंका होगा, फिर वो क्या है नीचे आई होंगी, तो ऐसे जाके उसे क्या किया होगा, उन्होंने न्यूटन लॉ दिया होगा। तो आपको जो भी चीज़ें आप पढ़ाएंगे उसके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे कि कोई भी बॉल ऊपर फेंकी जाती तो नीचे क्यों आती, क्यों नहीं आकाश में रुक जाती है, वो उसको दिखाएंगे तब वो ज़्यादा समझेगा। प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य, प्राथमिक स्तर पे जब हम प्राइमरी लेवल पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में विशेष पढ़ाना है आपको। प्रजनन तथा यौन बीमारियों आदि को भी क्या करना है, शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित, प्रजनन, यौन बीमारियों संबंधित क्या है, इन सारे चैप्टर को क्या करना चाहिए, प्राथमिक स्तर पे शामिल करना चाहिए। तो आप आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एनसीएफ हमने कल पढ़ा था, ठीक है, एनसीएफ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब क्या करना भैया, एनसीएफ में गणित शिक्षण क्या कर रहा है कि बालक के अंदर एक गणितीय सोच पैदा करना है जिससे वो तर्क कर सके और अमूर्त चिंतन उसके अंदर विकसित हो सके और जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं वो उसके डेली लाइफ में कैसे वो यूज है, ठीक है। और क्या कर रहा है, गणित का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है और उसके जीवन में उसका क्या उपयोग है, तर्क करना, अमूर्त चिंतन विकसित करना, गणितीय सोच का विकास करना, यह क्या है एनसीएफ के गणितीय शिक्षण का उद्देश्य है। विज्ञान और कंप्यूटर में क्या कह रहा है कि बालक के अंदर सृजनशीलता मतलब नई चीज़ों का निर्माण करना, जानने की इच्छा, इन सारी चीज़ों को क्या करना है आपको विकास करना है। और विज्ञान कैसे उसके दैनिक जीवन के लिए हेल्पफुल है और उसके आसपास पड़ोस में जो भी चीज़ें पाई जा रही, जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, वो कैसे उसके लिए उपयोगी हैं और वो कैसे उसके लिए हानिकारक हैं, उसको बताना है। और दैनिक जीवन में जो भी वैज्ञानिक नियम है उसके दैनिक जीवन से जोड़ के आपको क्या करना है, समझाना और बताना है। और नए चैप्टरों को शामिल करना है जिसमें प्राथमिक स्तर पर प्रजनन, यौन बीमारियों के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहिए। तो चलिए आगे कुछ और पॉइंट्स हैं उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य, हमने मैथ के बारे में पढ़ा, मैथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, और साइंस के बारे में हमने देखा, विज्ञान के बारे में देखा। ये हमारा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्या कहता है कि पहले इतना जानिए कि पहले सामाजिक विज्ञान की अवधारणा चलती थी। उसमें क्या है कि सामाजिक विज्ञान की अवधारणा में ये था कि अलग अलग किताबें पकड़ा दी जाती थी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कृषि विज्ञान, ऐसे बहुत सारी किताबें अलग अलग थी जिसको एनसीएफ ने क्या है शिक्षा का बोझ माना था और एनसीएफ ने उसे क्या किया, ख़त्म किया। तो जो सामाजिक विज्ञान की अवधारणा पहले चल रही थी अब उसे हटा के पर्यावरण,
की अवधारणा चल रही है। तो पर्यावरण की अवधारणा में क्या कहा गया है कि एक ही 3 से 5 तक एक ही पर्यावरण किताब होगी, ठीक है, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, और उसी पर्यावरण के अंतर्गत सारे सब्जेक्ट को जोड़ के उसी के अंदर पढ़ाया जा रहा है इस समय, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि एनसीईआरटी ने सामाजिक विज्ञान पर सबसे अधिक जोर दिया है, ठीक है। इसका उद्देश्य सामाजिक विषय वस्तु का समीक्षात्मक जांच, समीक्षात्मक का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, तथा आलोचनात्मक जागरूकता का विकास करना। बच्चे के अंदर एक ऐसी सोच डेवलप करना कि विषय वस्तु के बारे में वो सोच सके, जान सके कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, उसका जांच पड़ताल वो स्वयं कर सके। आगे क्या करना है कि जो कक्षा 3 से आगे पर्यावरण शिक्षा पर जोर दिया जाए। अभी हमने बताया कि कक्षा 3 से पर्यावरण शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें एक ही किताब पर्यावरण की है और उसके अंदर इतिहास भूगोल जो भी सारी चीज़ें सब उसमें इंक्लूड है, एक ही किताब के अंदर सारी चीज़ें पढ़ाई गई। 3 से 5 तक चल रहा है ईवीएस, ठीक है। इसमें क्या है, पर्यावरण शिक्षा में क्या किया गया है कि प्राकृतिक वातावरण के क्षरण, जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे प्रकृति में जो चीज़ें जो हमारे प्रकृति में क्षरण हो रही है, मतलब खराब हो रही है, जैसे पुरानी इमारतें, मंदिर, मस्जिद, जो भी चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं वो क्या हो रही, धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। तो उस पर चिंता जताते हुए उसके संरक्षण पर जोर दिया जाए। संरक्षण मतलब उसके बचाने के लिए। तो जो भी प्रकृति में, जो भी हमारे प्रकृति में जो भी चीज़ें पहले से विद्यमान हैं उसका क्षरण हो रहा है, वो धीरे धीरे खराब हो रही हैं, और उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है, बच्चे को जागरूक करना है। आगे ये तो कह रहे कक्षा 2 तक कोई, हाँ, और इसमें अगला पॉइंट ये है कि कक्षा 2 तक कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। कक्षा 2 तक कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि गतिविधि आधारित, बल्कि कोई कार्य करवा के, जैसे खेलकूद या कोई भी ऐसा कार्य करवा के उस पर आप क्या करेंगे, मौखिक आकलन, मतलब मौखिक परीक्षा लेंगे, मौखिक आकलन या अवलोकन द्वारा किया जाएगा। तो कहने का सेंस है कक्षा 2 तक कोई परीक्षा नहीं हो रही है, बच्चे से कोई ऐसी एक्टिविटी कराई जाएगी और उसी को आप देखकर उसका आकलन करेंगे कि बालक कहाँ तक इम्प्रूव किया है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है आकलन में फेल या पास पर जोर न देकर। आकलन जो आप करेंगे, आकलन मतलब होता है वही परीक्षा जो भी ले रहे हैं, जो भी आकलन का मतलब होता है आंकना, जो भी आप उसका आकलन कर रहे हैं, तो आपको फेल और पास पे जोर दिए बिना, ठीक है, आपको फेल और पास पे जोर न देकर ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाए। आपको ABCD A to Z जो भी देना होगा आपको ग्रेडिंग प्रणाली दे सकते हैं, लेकिन फेल और पास नहीं लिख सकते हैं। आकलन में बच्चों को होशियार या समस्यात्मक विद्यार्थी न कहें। आकलन आप जैसे कर रहे हैं बालक को, तो किसी बालक को ऐसा नहीं, कोई अच्छा कर रहा है तो उसको कहेंगे कि वो बहुत होशियार है, बहुत अच्छा है, ठीक है, और जो नहीं कर पा रहा है उसको आप ये नहीं कहेंगे समस्यात्मक बालक है, ये एक अच्छा को क्या है। तो ऐसा आपको कुछ नहीं कहना है, ना आपको उसको बढ़ावा देना है, ना आपको उसे नीचे ले जाना है नॉर्मली। तो कह रहा है कि आकलन में बच्चों को होशियार या समस्यात्मक विद्यार्थी न कहकर सभी विद्यार्थियों के अधिगम, मतलब जो भी सीखने में अधिगम कठिनाइयों के क्षेत्र को पहचान कर उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। तो कहा जाए इसमें क्या निकल के आया निचोड़ हमारा कि जो भी चीज़ें हम जैसे बच्चे का आकलन किए, आकलन में आपको फेल और पास नहीं लिखना है। हाँ, आकलन करने के बाद अगर बच्चे में अधिगम में जो कठिनाई हो रही है, सीखने में जो उसे परेशानी हो रही है, उसे पहचान कर उसका जो भी समस्या हो रही है उस समस्या का पहचान कर उसका समाधान करें, उसे पहचान कर उसे समाधान करें, मतलब उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। बेहतर बनाने की कोशिश करना है, बेहतर बनाने की कोशिश का मतलब उसका समाधान करें जो भी समस्या हो रहा है। तो सेंस ये निकल के आ रहा है कि जब बच्चे का हम आकलन कर रहे हैं तो आकलन करने के पश्चात आपको फेल और पास नहीं लिखना है, बल्कि क्या देना है, आपको ग्रेडिंग देना है, ठीक है। अगर बच्चे के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्या आ रही है, उसका निदान और समस्या समाधान आपको करना है। निदान मतलब होता है कारण को जानना है, उस कठिनाई को पहचानना है, उसके बाद समस्या का समाधान करना है, मतलब उसे पहले से बेहतर बनाना है आपको। अगला क्या कर रहा है, आकलन सतत और व्यापक दोनों होना चाहिए। सतत मतलब होता है कंटिन्यू, जो लगातार आप ले रहे हैं। हाफ ईयरली नहीं, जैसे सतत का मतलब हो गया मंथली टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, ठीक है,
और कभी कभी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते भी हम किसी बालक से कुछ ना कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं, वो हमारा हो गया सतत आकलन। और व्यापक आकलन कहता है व्यापक मतलब जो हम साल के अंत में छमाही सालाना लेते हो क्या हो जाएगा आप व्यापक। तो कह रहा है इस और एनसीएफ में क्या लिखा गया है कि एनसीएफ में बताया गया है कि इस दस्तावेज में स्वकेंद्र बालक को केंद्र में रख के आपको पढ़ाना है। अगर बालक पढ़ना चाहे तभी आप पढ़ाएंगे, अन्यथा आप पढ़ाना नहीं है। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बालक के अंदर उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के से कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिससे वो क्या है उसमें रुचि जाहिर करे। तो सबसे पहले आपको बालक के अंदर रुचि पैदा करना है, और जैसे बालक के अंदर रुचि पैदा हो जाएगी उसके बाद क्या है आप आगे पढ़ाई को उसके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली तथा विद्यालय आधारित आकलन की सिफारिश की गई है, खासकर पोर्टफोलियो आकलन। तो स्वकेंद्र मतलब बालक को केंद्र में रख के उसका क्या है आकलन करना है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है इसको ध्यान समझिएगा। पोर्टफोलियो का मतलब होता है बालक का क्रमिक विवरण। बालक किस घर से आया है, बालक के माता पिता क्या करते हैं, ठीक है, बालक किस घर से है, बालक के माता पिता क्या करते हैं, बालक के परिवार की स्थिति क्या है, बालक किस समाज से बिलोंग करता है, उस गांव से है या शहर से, जिस गांव से या जिस शहर से वहाँ का माहौल क्या है, उसका क्रमिक विवरण तैयार करना। और बालक का जो है कि माँ बाप के प्रति क्या व्यवहार है, घर परिवार के प्रति क्या व्यवहार है, उसके आसपास पड़ोस में उसका क्या इमेज है, ठीक है, क्या व्यवहार है, और टीचर के प्रति उसका क्या व्यवहार है, इसका क्रमिक विवरण तैयार करना ही क्या कहलाता है पोर्टफोलियो। अब बात आपको समझ में आ जाएगा ये पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो होता है बालक का क्रमिक विवरण, ठीक है। उसमें बालक के जन्म के बाद जब वो जानने समझने लायक होता है तो उसके घर परिवार में उसकी क्या स्थिति है, क्या उसका व्यवहार है, उसका स्कूल में क्या व्यवहार है, उसके समाज में उसका क्या व्यवहार है, क्या उस सही गलत उसका जो भी चीज़ें उसको एक क्रम में लिखना, उसने कितना सीखा कितना बाकी है, क्या उसे कठिनाई हो रही है, सारी चीज़ों को क्रमिक विवरण तैयार करना ही क्या कहलाता है हमारा पोर्टफोलियो। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा, सामाजिक विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य हमने पढ़ा कि सामाजिक विज्ञान की पहले अवधारणा चल रही थी जिसमें अलग अलग किताबें पढ़ा दी बच्चे को पकड़ा दी जाती थी। अब वो अवधारणा खत्म करके सामाजिक विज्ञान को हटा के पर्यावरण की अवधारणा चल रही है जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को इन्वायरमेंट की एक ही बुक दी जा रही है और 4 के लिए अलग, 3, 4, 5 अलग अलग इन्वायरमेंट की बुक है। उस बुक के अंदर ही सारी चीज़ें इंक्लूड हैं और उसमें ये बताया गया है कि प्रकृति में जो चीज़ें क्षरण हो रही हैं, जो चीज़ें खराब हो रही हैं उसे कैसे बचाया जाए, इस पे विशेष जोर दिया गया है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि बालक का अगर हम आकलन कर रहे हैं तो उसे फेल पास नहीं लिखना है, उसको ग्रेडिंग देना है और उसके अंदर और उसे जो सीखने में अगर बालक को होशियार और समस्यात्मक विद्यार्थी नहीं कहना है बल्कि जो उसे सीखने में कठिनाई हो रही है उस कठिनाई को पहचान कर उसे पहले से बेहतर बनाना का प्रयास किया जाना चाहिए। और आकलन 2 तरीके से होगा, एक सतत और व्यापक। सतत मतलब लगातार, जैसे मंथली, हाफ ईयरली जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, या क्लास में कुछ पढ़ाते समय पूछ लिया गया, सतत मूल्यांकन हो गया। व्यापक मूल्यांकन ये होता है जो साल के अंत में या छमाही सालाना होता है, वो व्यापक आकलन होता है। इसके बाद हमने बताया पोर्टफोलियो वो होता है जो बच्चे का क्रमिक विवरण तैयार किया जाए। क्रमिक विवरण नहीं होता है उसे घर परिवार समाज स्कूल में उसकी क्या स्थिति है, माँ बाप अध्यापक और घर परिवार में लोगों के प्रति उसका क्या व्यवहार है, उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, इसका क्रमिक विवरण तैयार करना क्या कहलाता है हमारा पोर्टफोलियो। और कक्षा 2 तक कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी बल्कि गतिविधि के आधार पे जो चीज़ें आप करवा रहे उसी के आधार पे आप क्या करेंगे उसका आकलन करेंगे, ठीक है, वो मौखिक आकलन होगा, ठीक है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं, ठीक है, कुछ और पॉइंट बचे हुए हैं जिसके बारे में पढ़ा है हम। एनसीएफ में विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, एनसीएफ के आधार पर विद्यालय का वातावरण और कक्षा कैसा होना चाहिए, ठीक है। बच्चे उस स्थान पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, आपको सभी पता है, बच्चे उस स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहाँ उनको क्या खुली आज़ादी हो, जहाँ पे उन्हें खेलने के लिए खिलौने हो, रंग बिरंगे तस्वीरें हों, ठीक है, जिस जहाँ पे वो ग्राउंड का मैदान हो जहाँ पे वो खुल के रह सकें। तो बच्चे उस स्थान पर आना पसंद करते हैं, बच्चे उस स्थान पर आना पसंद करते हैं जहाँ रंग रंगीली मित्रवत खुली जगह वाला हो तथा जहाँ पे पशु पक्षियाँ पेड़ पौधे व खिलौने हो, जहाँ पे जितने सारे पेड़ पौधे छोटे छोटे खिलौने, ठीक है, और जहाँ पे उनको एक दूसरे से बात करने के लिए खुली आज़ादी हो, जहाँ पे मित्रवत
जहाँ पे आपस में खुल के बात कर सके, बच्चे वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कक्षा और जो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है, हमारे जो कक्षा का वातावरण है, एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ पे बच्चे क्या रहना पसंद करें। अब बच्चे तभी रहेंगे जब वहाँ पे क्या रंग रंगीली चीज़ें, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ठीक है, जहाँ पे खुली आज़ादी हो, जहाँ पे खुल के एक दूसरे से मित्रवत वो बात कर सकें। अगले पॉइंट हमने लिखा है कि विद्यालय की दीवार का प्रयोग बच्चों द्वारा बनाई गई कृतियों के लिए हो। जो क्लास है, कक्षा में जो भी चीज़ें दीवार पे जो भी पेंटिंग हो वो बच्चों द्वारा बनाई गई हो, क्योंकि बच्चों द्वारा अगर बनाई गई होंगी तो बच्चे जैसे जैसे स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आने के साथ उनका फोकस, सारा ध्यान कहाँ रहता है, दीवार पे रहता है। तो जो भी चीज़ें वो लगाए होंगे, जहाँ जहाँ उनकी कृतियाँ चिपकाई गई होंगी, वो क्या है उससे आकर्षित होंगे और स्कूल में आना ज़्यादा पसंद करेंगे। अब देखिए गृह कार्य के लिए सुझाव। एनसीएफ ने क्या बताया कि गृह कार्य कितना कितना, गृह कार्य का मतलब होता है दत्त कार्य, होमवर्क, ठीक है। तो कहा कि कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं होना चाहिए। कक्षा 2 तक आप बच्चे को कोई भी गृह कार्य, दत्त कार्य आप नहीं दे सकते हैं। और कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में 2 घंटे, कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में केवल 2 घंटे का होमवर्क होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक सप्ताह में 5 से 6 घंटे और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर सप्ताह में 10 से 12 घंटे हो। तो हमने क्या पढ़ा कि कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आना पसंद करें। बच्चे वहीं पे आते हैं जहाँ पे उन्हें खुली आज़ादी हो, जहाँ पे पेड़ पौधे रंग बिरंगे, ठीक है, दीवार पे चिपकाई गई कृतियाँ हों, वो कृतियाँ ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ें ड्राइंग ऐसा होना चाहिए जो वो खुद बनाए, वो भले ही देखने लायक क्यों ना हो, लेकिन उनको वहाँ पे लगाना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे ज़्यादा स्कूल आना पसंद करेंगे। ठीक है, आइए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आगे देखिए कुछ प्रमुख बिंदु क्या है। विद्यालय की समय सारणी को लचीला बनाया जाए। जो विद्यालय के जो समय सारणी उसे क्या करना है, लचीला बनाना है, ठीक है, ये नहीं। और आगे देख लिए कक्षा के बैठने का व्यवस्था में बदलाव, कक्षा के बैठने में बदलाव, कहीं कुछ है, कक्षा के बैठक व्यवस्था में बदलाव लाया जाए। बैठक व्यवस्था का मतलब पहले क्या है कि एक लाइन का तना बैठा दिया, फिर उसके पीछे दूसरी लाइन बैठा दिया, एक दूसरे के लोग पीठ देखा करते थे। तो अब कक्षा में जो है पहले लड़कों को अलग बैठाया जाता था, लड़कियों को अलग बैठाया जाता था। अवधारणा को क्या करना है, ख़त्म करना है। कहीं भी बैठें, लड़के लड़के एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन हाँ सब लोग इस तरीके से बैठें कि सब एक दूसरे का फेस देख सकें और सामने टीचर को, अध्यापक को देख सके। ये नहीं कि पहले एक लाइन कतार में बैठाते थे यहाँ, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो ये एक दूसरे के पीठ को देखते थे, ना कि फेस को। तो आप जब ये हमारा रूम है तो साइड साइड आप बैठाइए ताकि सारे विद्यार्थियों का फोकस बोर्ड पे हो, टीचर के सामने हो और एक दूसरे के सामने हो। ठीक है, आगे देखिए। प्रतिदिन पढ़ाई के घंटों का निर्धारण, मतलब जो भी चीज़ें आप डेली पढ़ा रहे हैं, डेली जो आप पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाई का जो निर्धारण है वो ग्राम पंचायत के साथ विचार विमर्श करके लिया जाए। ठीक है, जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं बालक को, वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, जो बीडीसी हैं, उनसे विचार विमर्श करके उस पढ़ाई के घंटे को क्या करना है, आपको निर्धारित करना है कि किस कक्षा में कितने घंटे तक पढ़ाना है, किस कक्षा में कितने घंटे तक पढ़ाना है। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर कम से कम 3 घंटा और उच्च प्राथमिक स्तर पर कम से कम 6 घंटा आपको पढ़ाना है। 3 घंटे से कम आप पूर्व प्राथमिक स्तर में नहीं पढ़ा सकते हैं और 6 घंटे से कम आप उच्च प्राथमिक स्तर पे नहीं पढ़ा सकते हैं। और जो पढ़ाई का घंटा है आप वहाँ के ग्राम प्रधान से या बीडीसी से, जो भी वहाँ के मुखिया हैं, उनसे विचार विमर्श करके क्या करेंगे, आप डिसाइड करेंगे। आगे क्या कह रहा है, दिव्यांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, इसे स्वीकार करें। दिव्यांगता का मतलब होता है कि विकलांग, ठीक है, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो, ठीक है, तो उसे समाज द्वारा ही बनाया गया है विकलांग, और इसे समाज को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो दिव्यांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, समाज द्वारा ही कह के क्या है, इसको बढ़ावा देना है कि वो बहरा है, वो लंगड़ा है, वो लूला है। तो इस जिम्मेदारी को क्या करना है, समाज को स्वीकार करना है कि विकलांग कोई है नहीं, विकलांग हम लोग कह के उसे बना दे रहे हैं। आगे ये बच्चे फेल नहीं होते बल्कि व्यवस्था और विद्यालय असफल होते हैं। कोई भी बालक क्या है
अपने घर परिवार से आता है तो कुछ न कुछ अपने अनुभवों को साथ लेके आता है और वो सीखने के लिए हमेशा क्या होता है, तत्पर होता है, तैयार होता है। बस आपको उसके अंदर एक रुचि पैदा करनी है जिससे वो क्या है, जो चीज़ें आप सिखा रहे उसमें वो इंटरेस्ट ले। ठीक है, तो कहने का सेंस है कि बच्चे फेल नहीं होते हैं, वहाँ की व्यवस्था या विद्यालय या अध्यापक वहाँ के फेल होते हैं, ना कि बच्चे। क्या पता बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हैं जो चीज़ें उसे समझ में नहीं आ रही तो उसकी कठिनाइयों को आप समझें, उसकी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएं कि वो क्यों नहीं समझ पा रहा है। अपने शिक्षण, जो भी आपकी शिक्षण विधियाँ हैं, जिस भी तरीके से आप पढ़ा रहे हैं उसको आप चेंज करिए, शायद बालक समझ जाए। लेकिन बालक जब भी आता है वो क्या है, कुछ न कुछ अपने अनुभव के साथ आता है, वो सीखने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो कहने का सेंस ये है कि कभी भी अगर ऑप्शन में आए तो विद्यालय और अध्यापक फेल होते हैं, ना कि बच्चे। ठीक है, अंतरों की स्वीकृति एवं विविधता का उत्सव मनाते हैं। अंतरों मतलब वैयक्तिक विभिन्नता, आप लोग पढ़े होंगे, मैं फिर पढ़ाऊंगा आगे भी। तो वैयक्तिक विभिन्नता क्या होता है, सारे बच्चों के सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है। ठीक है, तो अंतरों की स्वीकृति, तो उसको उसी रूप में आपको क्या करना है, स्वीकार करना है, और विविधता का उत्सव मनाती है। तो अंतरों मतलब हो सकता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ठीक है, या सामाजिक रूप से, कहीं से भी अलग अलग घर परिवार से जो बच्चे आए होंगे उनको क्या अलग अलग, जैसे बहुभाषिकता हमने पीछे पढ़ा, बहुभाषिकता क्या है, बच्चों के लिए एक संसाधन के रूप में काम करती है। तो सेम वही है कि स्वीकृति एवं विविधता का उत्सव मनाती है। अलग अलग जाति, अलग अलग जाति नहीं कह सकते, अलग अलग धर्म के लोग अगर एक ही जगह आके पढ़ेंगे तो एक ही जगह कम खर्च में, कम समय में, एक ही जगह ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बालक के अंदर ज्ञान अर्जित होगा। ठीक है, लेकिन अध्यापक के लिए वो चुनौती शामिल होगा, अध्यापक के लिए वो चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन बच्चों के लिए क्या होगा, वो संसाधन होगा। बहुभाषिकता या द्विभाषिकता, द्विभाषिकता में हमने बताया था कि एक तो हिंदी मानी गई है और दूसरा हमारा क्या है, अंग्रेजी। आगे ये दिव्यांगता समाज द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे तोड़ें। ये समाज द्वारा ही बनाया गया है और इसे आप ही खत्म कर सकते हैं। जैसे लिंग पूर्वाग्रह हो गया, ये भी समाज द्वारा ही क्या है, बनाया गया है। एनसीएफ ने इसे क्या है, जमकर इसका विरोध किया है। प्रावधान करे बाधाएं न गढ़ें। प्रावधान मतलब उसको कोई नियम या कोई कानून या कोई रूल बना के उसका क्या करे, समाधान करे, ना कि उसमें बाधाएं बने। अब ठीक है, समावेशन का अर्थ सिर्फ दिव्यांगतों को शिक्षा में शामिल करना नहीं है। समावेशी का मतलब ये होता है, समावेशी शिक्षा अलग से हम पढ़ाएंगे भी, एक चैप्टर इसको लेंगे। तो समावेशन का मतलब होता है कि अलग अलग समूह या वर्ग या समाज से एक जगह इकट्ठा करके, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक, किसी भी तरीके से हो, क्या है, अगर भिन्न है तो उसको एक जगह शामिल करके उन्हें पढ़ाना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। चाहे अलग अलग जाति, धर्म, कुल कहीं से भी आए हों, उनको एक एक क्लास में सामूहिक रूप से बैठा के पढ़ाना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। तो ये सिर्फ दिव्यांगतों को शिक्षा देने में शामिल करने की बात नहीं कर रहा है, उनको क्या कह रहा है कि बल्कि सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। बस उनको शिक्षा ही नहीं देना है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। ये नहीं कि सबको अलग अलग शिक्षा दी जाए, कोई गरीब है तो उसको अलग बैठाया जाए, कोई अमीर है तो उसको अलग बैठाया जाए, कोई लंगड़ा है तो अलग, कोई लूला है, तो ये अलग अलग नहीं है, सबको एक ही में शामिल करके शिक्षा देना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है कि सभी बच्चों केवल एक ही क्लास में बैठा के पढ़ाना नहीं है, बल्कि सभी को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना। तो बातें आपको समझ में आ गई। प्रमुख बिंदु में क्या क्या है कि विद्यालय की समय सारणी को लचीला बनाया जाए, कक्षा को बैठक व्यवस्था में बदलाव लाया जाए। ठीक है, समय सारणी को लचीला का मतलब है कि जो मौसम के आधार पे, गर्मियों में छुट्टी यहाँ पे हो रही है, जैसे शिमला हम चले जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है तो उसके वहाँ का कैलेंडर उस हिसाब से होना चाहिए। केरल, तमिलनाडु, नीचे वाले एरिया में जाएंगे आप तो वहाँ पे समय सारणी, क्योंकि वहाँ पे किस मौसम बारिश होती है, किस समय बारिश नहीं होती है, तो उस हिसाब से वहाँ का समय होना चाहिए, कब से कब स्कूल का टाइमिंग होना चाहिए। वो कह रहा है कि समय सारणी को लचीला बनाएं, वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, समय डिसाइड करना है, किस समय तक विद्यालय को ओपन करना है और कब से कब तक। और विद्यालय के अंदर जो भी बच्चे को पढ़ाया जाए, जो भी आप वर्क दे रहे हैं, वो वहाँ के स्थानीय ग्राम प्रधान या वहाँ के मुखिया से आप मिल के उस बच्चे के कम से कम प्राथमिक स्तर पे 3 घंटे और उच्च प्राथमिक स्तर पे 6 घंटे का वर्क देना जाना चाहिए। और दिव्यांगता हम ही लोगों ने बनाया है, समाज ने बनाया है, इसको इसी तरह स्वीकार करना है और उसका
प्रावधान आपको करना है, ना कि उसमें समस्या और पैदा करना है। और दिव्यांगों को केवल शिक्षा में शामिल करना ही नहीं है, बल्कि उनको शिक्षा के मुख्य अवधारणा से जोड़ना है। तो बातें यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं। आगे देखिए, परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव। परीक्षा प्रणाली में क्या क्या चेंजेस हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। परीक्षा प्रणाली लचीली हो, ठीक है। प्रश्न पत्र में 25 से 40% जो भी प्रश्न बच्चे को दे रहे हैं 25 से 40% क्या होना चाहिए, लघु उत्तरीय होने चाहिए, और बाकी प्रश्न क्या होना चाहिए, बहुविकल्पीय। और जितने विद्यार्थी वहाँ प्रेजेंट हैं, जितने विद्यार्थी वहाँ उपस्थित हैं, कम से कम 90% प्रश्न के उत्तर सारे विद्यार्थियों को आने चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। परीक्षा प्रणाली लचीली हो, प्रश्न पत्र में 25 से 40% लघु उत्तरीय प्रश्न हो तथा बाकी प्रश्न बहुविकल्पी हो। उपस्थित विद्यार्थियों में सभी को 90% प्रश्नों के उत्तर आते हों, और विद्यार्थी पास फेल लिखने के जगह पुनर्परीक्षा वांछनीय लिखा जाए। आप फेल पास हमने पहले पीछे ही पढ़ा था, हम लोग फेल पास नहीं लिख सकते बल्कि उसे ग्रेडिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे फेल पास के बजाय आप ये ले सकते हैं कि पुनर्परीक्षा, मतलब दोबारा से परीक्षा फिर ली जाएगी। विद्यालय में परामर्श और निर्देश सेवा उपलब्ध हो, ठीक है। परामर्श और निर्देश सेवा, निर्देश मतलब होता है रास्ता दिखाना, निर्देशित करना, ठीक है, बताना। परामर्श और निर्देशित सेवा उपलब्ध होने चाहिए आपके विद्यालय में। पाठ्य पुस्तक की बहुलता, बहुत अलग अलग तरीके से किताब हों, और किताबों में क्या है, बहुत सारी छपी हुई सामग्री हो, जिससे क्या है बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हों। नवाचार को बढ़ावा तथा शिक्षा में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। नवाचार, नए नई चीज़ों को बढ़ावा देना और उसे तकनीकी के आधार पर क्या करना है, तकनीकी के साथ उसे जोड़ना है। एनसीएफ काम केंद्रित शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा का समर्थन करता है, ठीक है। ये हमारे परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव थे, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और बचा हुआ है, हम देख लेते हैं उसमें पहले क्या था और फिर बाद में क्या हुआ। एनसीएफ आने से पहले क्या चीज़ें थी, कौन सी प्रणाली चल रही थी, बाल केंद्रित था, शिक्षा केंद्रित, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एनसीएफ आने से पहले क्या था और एनसीएफ आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है। पहले क्या था, शिक्षक केंद्रित था। शिक्षक केंद्रित था जब, तो शिक्षक का निर्देश व निर्णय, उसके मार्गदर्शन, उसका प्रबोधन, ठीक है, सारा कुछ उसका मान्य होता था। शिक्षक केंद्रित का मतलब होता है शिक्षक को केंद्र में रख के, ठीक है। शिक्षक का मन करेगा तो पढ़ाएगा, शिक्षक का नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ाएगा। शिक्षक का मन करेगा तो पढ़ा के पीटेगा, शिक्षक का मन करेगा तो बिना पढ़ाए आपको पीटेगा। शिक्षक जो बताएगा, जो उसका निर्देश होगा, जो उसका निर्णय होगा, वो सर्वमान्य होगा हर स्थिति में, चाहे आप उसको कर पाएँ या ना कर पाएँ। ये पहले की अवधारणा थी, लेकिन आज क्या है, आज के डेट में जो एनसीएफ 2005 हमारा चल रहा है, उसमें बाल केंद्रित शिक्षा या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा कहा गया, जिसमें बालक को केंद्र में रख के बालक के रुचि के अनुसार क्या करना है, आपको पढ़ाना है, ठीक है। बालक को अगर पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है तो आप उसके अंदर पहले रुचि पैदा करिए, जिज्ञासा पैदा करिए, फिर उसके बाद आगे आप पढ़ाइए। लचीली प्रक्रिया, विद्यार्थी केंद्रित और लचीली प्रक्रिया, आप डंडे के डर से नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। लचीली प्रक्रिया का मतलब होता है कि बालक को खेल कूद के माध्यम से जब वो सीखना चाहे तो उसे सिखाएं, नहीं सीखना चाहे तो उसके अंदर एक रुचि पैदा करें, जिससे वो सीखने के लिए अंदर से तत्पर हो, तैयार हो। की स्वायत्ता, विद्यार्थियों की स्वायत्ता, सहयोग द्वारा सीखने का प्रोत्साहन, सहयोग द्वारा एक दूसरे से वार्तालाप करके सीखने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। स्वायत्ता मतलब स्वयं से। आगे अब ये कह रहा है निष्क्रिय भाव से, जब जब अध्यापक शिक्षक केंद्रित था, तो जब टीचर चाहे तो पढ़ाए, जब ना चाहे तो ना पढ़ाए, तो उसमें क्या होता था, जब एक तरफ से बस टीचर कंटिन्यू बोलता जाता था और स्टूडेंट को सामने से बात करने की अनुमति नहीं थी या विचार विमर्श करने की अनुमति नहीं थी, तो उस समय क्या होता था, निष्क्रिय भाव से बालक सीखते थे। यही कारण था कि स्कूल छोड़ के बच्चे भाग जाते थे, ठीक है, क्योंकि उनको आज़ादी नहीं मिलती थी अपने विचारों को रखने के लिए, उनके विचारों को सम्मान नहीं दिया जाता था, इसलिए भाग जाते थे। लेकिन आज के डेट में एनसीएफ कहता है कि बालक का जो पूर्व ज्ञान है, जो भी अपने इन्वायरमेंट से सीख के आया है, उसका क्या करें, आप सम्मान करें, ठीक है, और उसके विचारों को पहले सुने, तो सीखने में सक्रिय भागीदारी। जब बालक जहाँ पे अपने आप को महत्वपूर्ण पाएगा, जहाँ पे उसका सम्मान होगा, जहाँ पे उनके आवाज़ को सुना जाएगा,
वहाँ पे क्या वो सक्रिय होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या करेंगे, भाग लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए सीखने में वो क्या होते हैं, हमेशा तत्पर होते हैं। चार दीवारी के अंदर पहले बस स्कूलों तक ही सीमित था, स्कूल में ही बस पढ़ाया जाता था। आज की डेट में क्या है, विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सीखना। बालक स्कूल में भी सीखता है, घर परिवार में भी सीखता है, समाज में भी सीखता है। लेकिन पहले की अवधारणा क्या थी कि बस चार दीवारी के अंदर एक स्कूल में एक बंद कमरे में बस सिखाया जाता था। ज्ञान प्रदत्त और स्थिर होता है, पहले बताया जाता था ज्ञान ये रट लो भैया, यही सब है, यही फिक्स है, यही आने वाला है, ये आपको आगे यूजफुल है। लेकिन आज की डेट में क्या है कि ज्ञान विकसित होता है और रचा जाता है। ज्ञान कोई तैयार माल नहीं है कि जो कहीं से आप किसी मार्केट से खरीद लें, या ज्ञान कोई ऐसा नहीं जिसको रट के आप समझ लें। ज्ञान को रचा जाता है, सृजन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, आगे अनुशासन केंद्रित, इसमें अनुशासन होता था, लेकिन इसमें क्या है, बहुविध एवं विभिन्न अनुभवों के द्वारा और बहुविध सतत। और इसमें क्या था, रैखिक, ये एक रेखा में चलता था। एक रैखिक मतलब एक सीधी रेखा में। पढ़ाई की चीज़ बस पढ़ाई में काम आती थी, पढ़ाई की चीज़ बस केवल पढ़ाई में काम आती थी पहले। लेकिन आज की डेट में क्या है, पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या है, व्यावसायिक शिक्षा, कला शिक्षा, ठीक है, उद्योग, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है, जिससे क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ आप कोई रोजगार भी कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मूल्यांकन संक्षिप्त क्रम में, संक्षिप्त क्रम का मतलब होता है कि बस संक्षेप में, बस थोड़े में, बस ये इसको समेट जाता था। लेकिन ये क्या है, बहुविध है, सतत है, ये लगातार चलता रह रहा है। सतत मतलब लगातार। तो हमने क्या सीखा, आज ये एनसीएफ हमारा कंप्लीट होता है। एनसीएफ में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा बस देख लीजिए एनसीएफ में हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, आज ये एनसीएफ आपका कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे आरटीई 2009। एनसीएफ के हमने 5 मार्गदर्शी सिद्धांत पढ़े थे। फिर इसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था विज्ञान में, कंप्यूटर में, सामाजिक विज्ञान में एनसीएफ क्या कहता है। फिर इसके बाद यहीं पे था गणित में। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसमें विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमने पढ़ा पहले क्या था और अब क्या है। और हमने इसमें थोड़ा सा ये पढ़ा था कि स्कूल में जो हम लोग होमवर्क दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पे क्या होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पे 3 घंटे होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर पे 6 घंटे होना चाहिए। और वो भी क्या करेंगे हम वहाँ के जो ग्राम पंचायत है, जो वहाँ के प्रधान हैं, जो वहाँ के मुखिया हैं, उनसे विचार विमर्श करके। और हमने पढ़ा था कैलेंडर के बारे में कि कैलेंडर कैसा होना चाहिए, कैलेंडर में कितने कितने घंटे किसको किसको पढ़ाना है, कैसे कैसे क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। और जो समय सारणी जो स्कूल को लचीला होना चाहिए, मौसम के अनुरूप होना चाहिए। जहाँ का इन्वायरमेंट जैसा है उस हिसाब से, वहाँ गर्मियों में छुट्टी तो कहीं बरसात में छुट्टी, तो स्कूल का टाइम सुबह दोपहर जो भी हो वहाँ के मौसम के अनुरूप करना है। बच्चे को क्या है, आप दंड नहीं दे सकते। ये समझिए कि बच्चे को आप किसी तरह से परेशान आपको करना ही नहीं है। एनसीएफ में हमेशा उसको बढ़ावा देना है। अगर बच्चे कुछ गलत भी कर रहे हैं तो आप उसे डायरेक्ट वहाँ पे मना नहीं करेंगे, उससे निगलेक्ट करते हुए आपको उसको एक सही दिशा की तरफ क्या करना है, लेके जाना है। उसके अंदर एक ऐसी सोच डेवलप करनी है जिसके अंदर जिज्ञासा, निर्माणकारी, वैज्ञानिक खोज, नए नए दृष्टिकोण का उसके अंदर निर्माण कर सकें। ठीक है, तो आज ही हमारा एनसीएफ कंप्लीट होता है। कल से हम लोग पढ़ेंगे आरटीई 2009। आप लोग को दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।